हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे भौतिकी का। क्लास 11 का पेपर होने वाला है ना 7, 8, 9 से, तो उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भौतिकी से होंगे वो हम लोग देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे किस तरह से हम उसका हल करेंगे कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों के लिए बहुत उपयोगी होगा। ऐसे मैं बाइलिंगुअल रहूंगा, दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स। वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो उसका स्लोप क्या देता है, यानी वेग समय ग्राफ का ढलान क्या देता है। देखिए ग्राफ अगर आप बनाओगे ना, ग्राफ बनाओगे तो दो चीज होगा, एक आपका ढलान और दूसरा आपका क्षेत्रफल। तो एक ढलान होगा और दूसरा क्षेत्रफल होगा। तो यहां पे जो भी क्वांटिटी रहेगा, मान लो ए है और ये बी, ए और बी के बीच में ग्राफ बना है और सी ये क्या देगा, सी देगा। तो सी बराबर अगर ए बटा बी है तो जो सी होगा वो ए और बी का क्या होगा, ढलान होगा। क्लियर है। लेकिन अगर c बराबर a गुने बी है, यानी ये दोनों का क्या है, गुना है, तब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल। ग्राफ का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। तब क्या c फाइंड आउट होगा। आई बात समझ में। तो यहां पे देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां पे आपका क्या है, v है और ये क्या है, t है। तो इसका स्लोप क्या देगा, तो v बटा टी क्या होता है, यानी वेग के परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो इसका जो ढलान होगा वो क्या देगा, त्वरण देगा। आई बात समझ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण। पहला का सही आंसर हो जाएगा त्वरण, सी। सेकेंड क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। एक गेंद को लंबवत रूप से 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। पहले 2 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि गेंद को ऊपर भेजा जा रहा है। तो ऊपर अगर कोई भी वस्तु को फेंकोगे तो वो क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में है, तो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में है ना। तो उसके विपरीत जब होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर भेजा जा रहा है, किस मीटर प्रति सेकंड से, 20 मीटर। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड, u कितना है 20, तो 20 इंटू 2। अब देखिए प्लस हाफ, ए की वैल्यू क्या होगी, -9.8 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। तो 20 दूनी के 40। एक चीज और है, क्वेश्चन में आपको 10 लेना है, जी की वैल्यू दिया हुआ है कि 10 लेना, अगर नहीं दिया हुआ है तो 9.8 लेंगे। क्लियर है। तो 10 अगर दिया हुआ है तो 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, 5 के 20, तो 40 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। क्लियर है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। त्वरण जो है वो किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो त्वरण क्या है, सदिश। सबको ये आसानी से, ये क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, 9वीं क्लास से, तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। भौतिकी का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात आप उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जब तक आप क्लियर ना हो जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, ठीक है, विस्थापन क्या है, शून्य है, तो हम उसकी तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं। अब देखो विस्थापन शून्य है तो हमको पता है कि देखो विस्थापन है भैया, वो 0 हो सकता है, वो दूरी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटी दूरी जो होती है वही तो विस्थापन कहलाता है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उसी रास्ता को तय किया तो वही उसका दूरी भी होगा, वही उसका विस्थापन भी होगा। तो अगर विस्थापन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो दूरी होगा वो शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे, अगर मान लो कोई व्यक्ति जहां से चला वहीं पहुंच गया, मान लो एक व्यक्ति यहां से शुरू किया, ए है, एक पॉइंट से चलना शुरू किया और घूम करके वहीं पहुंच गया, तो यहां से यहां तक कंप्लीट में विस्थापन तो 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी कुछ तो कुछ रहेगा। अगर सर्कुलर मोशन है तो 2 पाई आर हो जाएगा।
है ना, वृत्तीय अगर गति है तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो लेकिन अगर मान लो ये व्यक्ति कहीं गया ही ना हो, तब क्या होगा, दूरी वही हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर विस्थापन शून्य है तो दूरी क्या होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, शून्य। क्लियर है? तो चौथा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भैया दो कार है ए और बी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ रही है। ठीक है भैया, बढ़िया है, दोनों बढ़ रहा है। तो यदि दोनों कारें एक ही सीधी रेखा में है और एक ही दिशा में, बहुत बढ़िया। मान लीजिए ये वेलोसिटी वेग है ए का और ये वेलोसिटी है बी का, इसको ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि दिशा में चल रही है, तो कार बी की तुलना में कार ए, ठीक है, कार ए का बी की तुलना में, भी ए का मतलब कार ए का मतलब ए कार का वेग जो होगा किसकी तुलना में, बी की तुलना में क्या हो जाएगा। अगर देखिए आप इसको ध्यान से देखिए कि अगर एक ही दिशा में चल रही हो, क्लियर है, तो एक ही दिशा में चल रही हो तो भी ए माइनस भी बी क्या होगा, भी ए माइनस भी बी। अगर विपरीत दिशा में चल रही हो तो ए का वेग बी की तुलना में क्या हो जाएगा, भी ए प्लस भी बी। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 100 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है? तो आपेक्षिक वेग जो होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, जो आपेक्षिक वेग होगा वह भी ए माइनस भी बी, यानी कार ए का वेग माइनस कार बी का वेग। अगर यही दोनों अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में चलता तो कितना हो जाता है, 160 हो जाता, जुड़ जाता। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको बना भी पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो क्लास 9th का दे दिया, देखो क्लास क्वेश्चन 6 है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है भाई, आराम से बना दोगे, गति, त्वरण, वेग, इनमें से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा, वेग। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, घूर्णन गति में द्रव्यमान की समतुल्य राशि है। तो घूर्णन गति में देख लीजिए, देखिए सरल गति में और घूर्णन गति में क्या क्या है। सरल गति का जो मास होगा यानी द्रव्यमान होगा वो घूर्णन गति का क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। क्लियर है? जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे वेग होगा वो क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा। आई ना बात समझ में? यहाँ पे जो संवेग होगा वो क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मास का क्या हो जाएगा, यानी द्रव्यमान का क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। तो 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साथ क्षैतिज रूप से एक और एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ दो गोलियां चलाई जाती है। ठीक है भाई, दो गोली चलाओगे तो मजा आएगा, तुम लोग को मन भी करता होगा। तो अगर दो गोली चला रहे हो, है ना, क्षैतिज रूप में, तो कौन सी गोली पहले जमीन से टकराएगी। मान लीजिए दरोगा बनना है आपको, तो कैसे करिएगा, क्वेश्चन तो यही रहेगा। तो आप क्या करोगे, कौन सी गोली पहले जमीन से टकराएगी भाई। तो अगर देखो क्षैतिज रूप से एक ही स्थान से अलग अलग गति से अगर गोली चलाई जा रही है तो द्रव्यमान पर तो निर्भर करेगा नहीं। क्लियर है, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज दिशा में जो गति होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो पहले जमीन से कौन टकराएगी, तो पहले जमीन से कौन टकराएगी, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। क्लियर है? अब प्रश्न आ रहा होगा मन में कि कैसे एक साथ पहुंचेंगे, गति अलग अलग है, तो है ना। तो आप देखोगे कि जब हम लोग कोई भी
वस्तु या फिर गोली अगर चला रहे हैं, है ना, तो ये किधर, ये क्षैतिज दिशा में, तो यूएक्स आप देखोगे प्रोजेक्टाइल में यूएक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है ना। अच्छा, एक चीज और क्या देखोगे कि भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh, क्या हो जाएगा 2gh। अब यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी उसकी, तो वेग अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू √2gh। v की कोई रोल नहीं है, किसका रोल है, g और h का, है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दो सदिश राशियों के बीच निम्नलिखित में से किस संचालन के कारण हमें जो सदिश राशि मिलेगी वह दोनों सदिश राशियों पर लंबवत होगा। तो क्या, जोड़ने पर योग, घटाव, है ना, डॉट प्रोडक्ट पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो हमेशा ध्यान में रखोगे कि अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी द वेक्टर सी। अगर मान लो वेक्टर सी होगा तो वेक्टर सी जो होता है वो ये दोनों पर क्या होगा, लंबवत होगा। और ये किस नियम से निकलेगा, राइट हैंड रूल से निकलेगा, है ना, किससे, राइट हैंड रूल से। ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है, तो ये किस में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो 9वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है। तो वस्तु का द्रव्यमान बिल्कुल करता है, वस्तु के आघूर्ण की धुरी बिल्कुल करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर क्या है, वस्तु के द्रव्यमान का वितरण उस पर भी करता है, एंगुलर वेलोसिटीज पे वो काम नहीं करता है। क्या होता है भाई, देख लो, ये जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका डिफरेंट डिफरेंट मास है ना, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से ये घूम रहा है, जहां से घूर्णन इसकी हो रही है ना, घूर्णन की जो धुरी है वहां से इसकी दूरी होगी। मान लो हर द्रव्यमान वाली जो वस्तु का जो वितरण हुआ है, तो हर द्रव्यमान की दूरी मान लो एक, किसी का R1 है, किसी का R2 है, कुछ किसी का R3 है, तो टोटल जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, है ना। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, वस्तु के द्रव्यमान के वितरण पे, वस्तु के घूर्णन की दूरी पे और वस्तु के द्रव्यमान पर, है ना। तो किस पर नहीं कर रहा है भाई, तो वस्तु का कोणीय वेग पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हॉरिजॉन्टल रेंज यानी प्रक्षेप्य की क्षैतिज सीमा की अधिकतम होने के लिए प्रक्षेपण का कोण क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप पहले जान लीजिए कि प्रक्षेप्य की अधिकतम जो रेंज होती है, यानी क्या होता है, परास होता है, क्षैतिज परास जो होता है उस, वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना, बाई जी। तो ये सबसे मैक्सिमम कब होगा, सबसे ऊंचा कब होगा, जब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, जब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यू स्क्वायर बाई जी जो होगा वही क्या होगा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा का सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है ना, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब है कि 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है ना, साइन किस डिग्री पे 1 वैल्यू होता है, तो 90 पे, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 45 डिग्री। क्लियर है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लास अभी मान लीजिए आपकी क्लास 11th की चल रही है, इसके बाद जब आप 12th में जाओगे तो हम चैप्टर वाइज हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिजिक्स की भी क्लासेस होगी, मैथ्स की भी क्लासेस होंगी और केमिस्ट्री की भी क्लासेस यहाँ से आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, प्रक्षेप्य गति के लिए निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा देखिए कि गतिक ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv²। मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, सही बात है। तो
द्रव्यमान तो कांस्टेंट होगा, तो v अगर कांस्टेंट हो जाता है तो ये भी होना चाहिए। अगर v कांस्टेंट है तो संवेग भी होना चाहिए। वेग की क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये भी होना चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये देखिए कि कौन कांस्टेंट नहीं होगा, ये तो एकदम नहीं होगा। लेकिन यहां पे पूछ रहा है विच विल रिमेन द कांस्टेंट, कौन स्थिर रहता है। तो ये चारों में से सबसे ज्यादा अगर प्रबल कारण है तो पहले ये स्थिर रहेगा, तब नहीं ये सब स्थिर रहेगा। तो सबसे पहले कौन स्थिर होगा, वेग की क्षैतिज घटक। वेग की क्षैतिज घटक जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कब, ये कब होगा, देखिए ये आपकी एनसीईआरटी में सीधे दी हुई है, इसलिए आप वेग की क्षैतिज घटक को मारिएगा। लेकिन देखिए संवेग भी, जब ये है तो संवेग भी होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर v अगर क्षैतिज घटक की ओर जो v अगर कांस्टेंट है ना, तो संवेग को भी होना चाहिए। तो पहले आप चारों में से ऑप्शन किसमें मारेंगे, वेग की क्षैतिज घटक को। क्लियर है। ये कब कंडीशन है, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कोई उसमें प्रतिरोध नहीं है, हवा का वायु प्रतिरोध नहीं है, उस केस में हम इसको देखते हैं। क्लियर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि जब कोई बस अचानक टर्न लेती है तो यात्री बाहर की ओर क्यों फेंका जाते हैं, क्यों फेंका जाता है भाई, बस टर्न लेगी। देखो हमारी बॉडी क्या है कि इधर जा रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है, ठीक है। वेग की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जाना चाहती है। लेकिन ये हम लोग देखोगे कि गति की जड़ता जो होती है, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन होती है। मोशन जो है ना, इनर्शिया जो है यानी जड़त्व जो है वो 3 तरह का होता है। क्या क्या, गति का भी होता है ना, स्थिर का भी होता है, और दिशा की भी होती है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इसका मेन आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नहीं दिया, मोशन दे दिया है। चलो भाई मोशन ही चलो। तो दिशा का जड़त्व तो ना दे करके यहाँ पे क्या दे दिया, गति का जड़त्व। अगर दिशा का जड़त्व तो दे देता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, आप उसको करेंगे। क्लियर है ना। तो ये हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन इसको कहता है कि भाई इधर चलो, तो क्या हो जाता है, हम लोग इस साइड में भागते हैं, है ना। इसी तरह बाहर की ओर हमारा, और यहाँ पे फोर्स कौन सा लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्लियर है। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा एक व्यक्ति एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है, तो गेंद कहाँ गिरेगा भाई, खुला कार में बैठा है चाहे कहीं बैठा हो, अगर गाड़ी जो है समान वेग से अगर चल रही है, चाहे कोई एक समान वेग से चल रही है ना, समान वेग से अगर गाड़ी चल रही है, तो गेंद फेंकने वाला व्यक्ति कुछ भी फेंके, है ना, ऊपर, तो वो उसके हाथ में ही आकर के गिरेगा। क्यों, क्योंकि रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति जो है कौन साथ साथ कौन कर रही है, गेंद भी कर रही है। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। 5 न्यूटन का बल, ठीक है भैया, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है 1 kg, है ना। त्वरण क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाई एम, फोर्स क्या है 5 और एक एम क्या है 1, तो 5/1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन आंसर सही हो जाएगा, जल्दी बता लीजिए। अब तो आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आप निकल गया है तो ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। कि कौन है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी आत्म समायोजन बल कौन सा है, ये किससे है, घर्षण। तो देखिए भाई सबसे पहला क्या है, स्थितिक घर्षण, हिंदी में देख लेते हम लोग, स्थैतिक घर्षण। फिर क्या, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल, फिर गतिज घर्षण, फिर सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्थैतिक घर्षण होता क्या है, घर्षण में देखिए कोई भी वस्तु है यहाँ पे रखी हुई है, हम इसमें बल दे रहे हैं, तो हम जब बल देंगे तो ये मूव नहीं करेगा, नहीं जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि इसको मूव करने में मान लो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन, 5 न्यूटन। अगर हम जब तक 5 न्यूटन नहीं लगाएंगे बल, तब तक ये वस्तु जो है वो गति नहीं करेगी। तो हम मान लीजिए 2 न्यूटन बल इसमें लगाए, तो आपको पता है कि कोई भी गति नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि हम जितना बल लगा रहे हैं इसको भी इधर से इतना ही बल मिल रहा है, तो 5 न्यूटन में चलेगा। तो जब 2 न्यूटन हम करेंगे तो ये भी कितना बल लगाएगा, 2 न्यूटन बल लगाएगा। अगर हम 3 न्यूटन लगाएंगे तब भी इसका अपोजिट वाला बल कितना लगेगा,
3 न्यूटन लगाएंगे। अपोजिट बल यहाँ पे, यही अपोजिट बल तो घर्षण बल है, ठीक है। तो 4 न्यूटन अगर हम लगाए तो वस्तु मूव करेगा? नहीं करेगा, गति नहीं करेगी, है ना। लेकिन ये भी कितना लगाएगा? 4 न्यूटन। यानी ये अपने आप को क्या कर रहा है? एडजस्ट कर ले रहा है, समायोजन कर ले रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण। क्यों? क्योंकि स्थैतिक घर्षण क्या है? ये तब तक, जब तक ये अपने आप को रोक ले रहा है, उसी को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। क्लियर है? वहां पे जो विपरीत दिशा में जो बल लग रही है, यानी जो घर्षण बल लग रही है, वो क्या है? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्थैतिक घर्षण। अब मान लो एक आ गया 5 न्यूटन, जैसे 5 न्यूटन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल, है ना। अब इसके बाद बॉडी 5.1 जैसे ही करोगे तो बॉडी चलना शुरू कर देगा। तो जैसी बॉडी चलना शुरू कर देगा, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी गतिज घर्षण। आई बात समझ में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब एक सिस्टम पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो, एक सिस्टम पर कोई बल लग रहा है, उसका बल आघूर्ण क्या है? शून्य है, तो कौन सा राशि में बदलाव नहीं होगा? कौन सा कांस्टेंट होगा? हमेशा ध्यान में रखो कि अगर मान लो A बराबर dB बाई DC, है ना। तो अगर A का C के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, आप पढ़े होगे डिफ्रेंशिएशन, है ना। अगर A का C के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तभी तो ये dB बाई DC आ रहा है। क्लियर है? तो dB इक्वल्स टू ये, अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का, है ना, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ गई? तो अगर ये 0 है तो ये वाला चीज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जब बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? dL बाई dt। L क्या है? कोणीय वेग, ठीक है। L क्या है? कोणीय वेग। तो जब कोणीय वेग कांस्टेंट होगा, स्थिर रहेगा, तभी तो ये 0 होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका सही आंसर भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोणीय वेग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए हैमर ऑफ मास 300 ग्राम मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड। एक देखिए हथौड़ा है 300 ग्राम का, 40 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हुए कील को सेट करता है। कील इतना सेकेंड के बहुत कम समय में हथौड़े को रोक देता है। हथौड़ा को बोलो कि भैया रुक, तो हथौड़ा रुक गया, तो यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो और टाइम कितना ले रहा है? 0.02। तो आप निकाल लोगे क्या निकालना है? बल निकालना है। तो क्या चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो त्वरण चाहिए आपको, द्रव्यमान तो यहां दिया हुआ है, तो त्वरण का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? v² माइनस u² बराबर 2as होगा। लेकिन एस तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिया है? टी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस at। तो v क्या है? 0, u क्या है? u हमको लगता है 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहीं पे बना लेते हैं, इसको थोड़ा देख लेंगे। 40 मीटर पर सेकेंड है, तो v क्या हो गया? 0। तो -40 बराबर क्या हो जाएगा? a गुने टी कितना है? 0.02। तो a बराबर क्या हो जाएगा? -40 बटा 0.02। इसको कैलकुलेट करोगे ऊपर 100 जाएगा, यहाँ से 20, यानी a बराबर कितना हो गया? a बराबर आया आपका -2, है ना, 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निगेटिव है ना, ठीक है। तो ये निगेटिव है क्योंकि हथौड़ा को रोक दिया, है ना। तो अब क्या है? आपका एक्सेलरेशन निकल गया, तो बल क्या हो जाएगा? फोर्स बराबर हो जाएगा 300 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करिए, 1000 से भागा दे दीजिए, गुने 2000, माइनस में है, ये 1000 से कट गया, ये तो कितना हो जाएगा? -600। तो 600 न्यूटन कौन लगा रहा है? कील पर हथौड़ा। -600 न्यूटन क्या है? कील पर हथौड़ा लगा रहा है। तो हथौड़े पर कील के द्वारा क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, है ना। तृतीय गति का तीसरा नियम, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 600 न्यूटन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? फिर क्या क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भैया,
40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 8 केजी द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है, तो बंदूक के पीछे हटने की वेग की गणना कीजिए। सही बात है, पीछे हटने की वेग यानी माइनस में होगा, तो आंसर ई नहीं होगा, ई नहीं होगा। क्लियर है, सीधी बात। तो पीछे वेग या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम लेट मी चेक क्वेश्चन बना करके देखें, तो एक ही माइनस में रहता तो वही हम आंसर मार देते, है ना। चलिए तो देखते हैं इसको बना करके कि जब भी गोली बंदूक वाला बात आता है भैया, तो संवेग क्या होगा, संवेग कांस्टेंट स्थिर होगा, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, मान लो गोली का बंदूक का, ये दोनों का इनिशियल, अभी दोनों रेस्ट में है, गोली क्या है बंदूक के अंदर है, तो दोनों का द्रव्यमान गुने इनिशियल वेलोसिटी, उसका प्रारंभिक वेग बराबर ई हो गया गोली का और उसकी ये वेग, और ये हो गया बंदूक का और उसकी वेग। तो ई भैया जीरो, इनिशियल तो जीरो है ना, तो क्या हो जाएगा m1v1 बराबर माइनस m2v2 होगा। तो क्या है, ये बंदूक का है मास और ये बंदूक का स्पीड, तो स्पीड तो बंदूक का दिया नहीं है, v2 आपको निकालना है ना। m1 दिया हुआ है। अब देखिए m1 जो है, अब इतना समझ के आए होंगे तो आपको हम यहीं पे हल कर देते हैं इसको। देखिए 40 ग्राम है, था ना, तो m1 कितना हो गया 40 ग्राम, 40 बटे का हो जाएगा 1000 गुने v1, v कितना 800, तो 800 हो गया बटा उसका मास किसका, बंदूक का 8 माइनस में, तो ये 1 2 3 1 2 3 8 से 8 थे, यानी क्या हो गया माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कहीं पे भी फिर भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग a 3 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 kg mass 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी। किस में बल ज्यादा होगा, कौन द्रव्यमान में, 3 kg 5 के हिसाब से तो तुरंत बना लेगा 15, और 4 kg 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के हिसाब से तो यानी 16। कौन किस में बल ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ये तो हलवा क्वेश्चन था। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल, कौन सा बल, अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय किधर होगा, अंदर की तरफ, है ना। तो अंदर की तरफ जो बल लगता है वो कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बटा आर। क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बटा आर, याद कर लो mv स्क्वायर बटा आर। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए देखिए भैया, दो वस्तु दिया हुआ है ए और बी और दोनों समान वेग से गतिमान है, ठीक है भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो वस्तु बी का द्रव्यमान वस्तु ए के द्रव्यमान से अधिक है, चलो ये भी सही है। तो दोनों में किस वस्तु में गतिज ऊर्जा अधिक होगी, वाह। देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसको ध्यान से देखिएगा, कि ध्यान से तो ऐसे सब क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लेकिन इसको भी देखिए कि अगर m1 m a लिख देते हैं, v a लिख देते हैं, बराबर क्या है m b v b, होगा कि नहीं होगा, द्रव्यमान क्या है, संवेग बराबर है। तो m a बटा m b बराबर v b बटा v a, देखिए है कि नहीं। इसमें देखो एक चीज ध्यान से देखो, अगर m a बड़ा है तो v a बड़ा होगा कि v b बड़ा होगा, यही हम देखेंगे। अब क्या है, एनर्जी, एनर्जी मान लो ई ए बटा ई बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एम ए इंटू वी ए का स्क्वायर बटा 1/2 एम बी वी बी का स्क्वायर, ये कटे गया, है ना। अब देखो वी बी बटा बी ए क्या है, एम ए बटा एम बी, क्लियर है, वी बी बटा बी ए, तो वी ए बटा बी बी क्या हो जाएगा, एम बी बटा एम ए। तो ई ए बटा ई बी बराबर क्या हो जाएगा, एम ए बटा एम बी गुने वी ए बटा वी बी की जगह पर क्या लिख देंगे, एम बी बटा एम ए।
तो एम बी स्क्वायर बटा एम ए स्क्वायर, ई कट गया, एम बी से ये भी कट गया, तो क्या हो जाएगा एम बी बटा एम ए, आएगा कि नहीं आएगा? इसको देखिए, ये क्या आएगा, ये देखिए, है ना, ये आपका, ये देखिए, ये एम ए बटा एम बी बटा एम ए, और ये क्या है, ये बटा ई बी, ये दिख रहा है ना। अगर मान लो एम बी क्या है, बड़ा है, क्या बड़ा है, एम बी बड़ा है, तो एम बी बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ना? एम बी बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, एम बी बटा, अगर एम बी बड़ा है तो एम बी बटा एम ए क्या वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, मान लीजिए। अब देखो, अगर इस यहां से क्लियर नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है कि अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए। क्या ले लीजिए कि देखो, ई ए बटा ई बी बराबर, मान लो एम बी का मान 10 है और एम ए का मान 5, उससे कम होना चाहिए, तो 5 दूनी के 10, यानी ई ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 ई बी होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है कि नहीं ई बी से? बात समझ में आ गया? तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास जो होगा क्या होगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। देख लिए हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट ए, पहला ऑब्जेक्ट का मास जो होगा, द्रव्यमान जो सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो ज़्यादा होगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो मोमेंटम और उसका रिलेशन भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बटा 2m, यहां से भी देखिए पी स्क्वायर बटा 2m, तो पी अब E1 तो M1, E2 तो ई का हो जाएगा पी स्क्वायर बटा 2m2, तो पी स्क्वायर घर चला जाएगा, m2 बटा m1 होगा कि नहीं होगा, m2 बटा m1। ठीक है, अब m2 ज़्यादा है तो E1 क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहां से भी आसानी से निकल गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिजिक्स देखिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, जितना डीप आपको क्या होना चाहिए, कंसेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फिर वही चीज, फोर्स और ये एस, फोर्स और एस क्या है, एरिया, एरिया मैंने गुना, तो फोर्स गुने एस, तो फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट किसका है, तो वर्क डन का, पता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्क डन। बन गया कि नहीं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट 50 मीटर इन 50 सेकेंड। देखो अब कितना पावर आपका लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है उस 100 kg का है, उसको 50 मीटर ऊंचाई पर 50 सेकेंड के लिए उठाना है, तो पावर मतलब क्या हुआ भैया, वर्क डन बाई टाइम, है ना, कार्य बटा समय। तो कार्य क्या होता है, ऊपर उठ रहा है ना, ऊपर उठ रहा है तो कौन सा एनर्जी लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, अब ऊपर उठ रहा है तो माइनस में होना चाहिए, तो वर्क डन तो माइनस में होगा ना, तो क्या हो जाएगा mgh यानी 100, g की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8 और h की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, हो गया। अब टाइम p बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्क डन हो गया, बाई टाइम कितना हो जाएगा 50 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा घरे, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया तो कितना हो जाएगा 980 वाट। क्लियर है ना, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब पावर तो है, निगेटिव तो होगा नहीं पावर, क्लियर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी mgh, यानी ऊपर उठाइए चाहे नीचे उठाइए, है ना, तो पावर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी 980 वाट। क्लियर है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके मोशन इन प्लेन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, जो गति थी सरल गति में, है ना, और प्लेन में जो था उसका हम लोग देख लिए, है ना। अब हम लोग आगे जो बचा हुआ पार्ट है उसका भी हम लोग देखेंगे अलग चैप्टर से, है ना, अगले पार्ट में। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।